A very good afternoon everyone. Let us start with the class. ठीक है, चलो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. We are going to discuss about different types of business correspondence. मतलब क्या है इसका? एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कैसे कम्युनिकेट करता है. ठीक है, बॉस अपने एम्प्लॉइज से कैसे कम्युनिकेट करता है. क्या उसे लव लेटर लिखता है, क्या उसे टेलीग्राम में कुछ भेजता है, क्या ईमेल भेजता है, कैसे करता है, वो सब हम लोग कर चुके हैं. अभी हम लोग नया तरीका सीखेंगे जिससे हम लोग अपने एग्जीक्यूटिव के संग, अपने एम्प्लॉयज के संग कम्युनिकेट कर सकते हैं. मान लो मुझे ना, आप सभी मेरे एम्प्लॉय हो, मुझे सबके संग कम्युनिकेट करना है और एक ही मैसेज सबको देना है. मैसेज क्या है? द क्लासेस शेड्यूल हैज बीन रिवाइज्ड. It will not be on Monday and Wednesday 3:30, rather it will be done on Tuesday and Thursday 1:30 PM. समझ गए? तो और ये ट्रुथ भी है, मैंने अनाउंसमेंट भी कर दिया उसके साथ. तो इस तरह से करके मैंने खुद अनाउंस नहीं किया, मैंने एक रिटन सर्कुलर ड्राफ्ट कर दिया. क्या ड्राफ्ट कर दिया बताओ? सर्कुलर. सर्कुलर में लिख दिया, दिस इज टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ET बैच स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट द क्लासेस हैज बीन रीस्केड्यूल्ड फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफ दिव्याज मैम. समझ में आ रहा है? दिव्या मैम्स क्लासेस. इस तरह से करके मैंने एक सर्कुलर ड्राफ्ट कर दिया 3-4 लाइन में, एक नोट दे दिया. समझ में आया? और फिर उसमें इसको एड्रेस किसको किया है? टू द CSEET बैच स्टूडेंट्स. क्लियर? साइंड बाय होम? DA, फैकल्टी मेंबर, MEPL डेजिग्नेशन. समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद मैंने ये इसको किसको दे दिया? संतोष को. अब संतोष आकर क्या करे? सर्कुलर रीड कर रहा है आपको. सर्कुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए एड्रेस्ड है? सारे एम्प्लॉइज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के. So basically can I say this is a method where I'm trying to disseminate any particular piece of information to a larger number of employees, for which what is being used? Circular. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डैश इज अ मीडियम ऑफ डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन. डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? स्प्रेडिंग to larger number of employees and same message is being communicated. That is called as what? Circular. समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं. नोटिस वगैरह कहाँ पे मिलता है? AGM वगैरह में, मीटिंग्स वगैरह में, शेयर होल्डर्स वगैरह के लिए यूज होता है. तो इसीलिए हम लोग उसको अलग रखेंगे. ये एम्प्लॉइज के लिए हो रहा है ना. अब मैं नोटिस लिख दूंगी तो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा ना. बोलेगा अरे नोटिस तो शेयर होल्डर को भी देते हैं. नोटिस क्या चीज का दिया जाता है? मीटिंग का. तो एक कॉर्पोरेट अगर अपना एम्प्लॉय से कॉन्वर्सेट कर रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? सर्क्यूलर. नोटिस नहीं दे रहे. नोटिस किसको दे रहे हैं? मीटिंग्स वगैरह में, एनुअल जनरल मीटिंग्स होता है ना, ये सब वहां पे नोटिस देना पड़ता है ना शेयर होल्डर को. एजेंडा देना पड़ता है. व्हाट इज एजेंडा? The list of the business which will be transacted in the forthcoming meeting. What is minutes of the meeting? Yes, the summary of the meeting after it has been completed. Conclusions, findings of the meeting in a summarized manner. है ना? It's called as minutes of the meeting. Minute is prepared after the meeting. Agenda is prepared before the meeting. Notice is given before the meeting along with the agenda. Agenda states the list of business to be transacted in the meeting, forthcoming meeting. समझ में आया? तो नोटिस नहीं बोल सकते इसको. तो अभी जो मैंने बोला उसको क्या बोलते हैं? सर्क्यूलर. अब मान लो मेरे को ना एक ही एम्प्लॉय को कुछ इन्फॉर्म करना है. समझ में आ रहा है? मान लो कि कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है, मुझे उसको रेस्ट्रिकेट करना है या सस्पेंड करना है, या कुछ एम्प्लॉय ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था, उसके रिक्वेस्ट को मैंने रिजेक्ट कर दिया या एक्सेप्ट कर लिया. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से करके एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर मुझे एड्रेस करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ? मेमोज. क्या यूज करती हूँ? मेमोज. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अप्लाइड फॉर लीव एप्लीकेशन. इसको लीव चाहिए था. समझ में आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन से 1 हफ्ते का कहीं जा रहा था, गोवा वगैरह में चिल करने जा रहा था, तो वो मेरे को थोड़ी बताएगा. मेरे को लिख दिया कोई फैमिली कमिटमेंट्स वगैरह है, इश्यूज वगैरह है, तो इसके लिए वो मैनेजर को जो है, HR मैनेजर को एक लेटर लिखा है कि उसे लीव चाहिए. एक लीव पिटिशन दिया. किसको? HR मैनेजर को. अब HR मैनेजर उसको रिप्लाई बैक कर रहा है दैट द ग्रांट लीव ऑफ मिस्टर अमर कुमार इज बीइंग ग्रांटेड. ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन ये भी 2-3 लाइन का ही होता है. समझ में आ रहा है? लेकिन अब समझो, ये जो मैंने मेमोज का फॉर्मेट बोला, ये खाली एक सिंगल एम्प्लॉय को एड्रेस्ड है, whereas circular was containing a general information which was being addressed to all the employee. बट ये जो अभी मैंने बोला मेमो, जिसको मेमोरेंडम भी बोलते हैं या मेमोज भी बोलते हैं, ये खाली किसको एड्रेस्ड है? एक सिंगल एम्प्लॉय को. समझ में आ रहा है? जो कि उसे कुछ परमिशन दे रहा है या कुछ उसको राइट्स वगैरह ग्रांट कर रहा है, तो वो क्या हो गया? मेमोरेंडम. व्हेन इट इज बीइंग एड्रेस्ड टू ओनली वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो कहना ही से ये दोनों ही क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही तो है. किसके बीच में हो रहा है? इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है ना? इंटरनल कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है. सो कहना ही से दीज आर द मोड्स ऑफ इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. इंट्रा वर्ड मीन्स इनसाइड, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन.
तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बॉस अपने एम्प्लॉय से बातचीत कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. व्हेन बीइंग एड्रेस्ड टू अ लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अ कॉमन इंफॉर्मेशन इज बीइंग डिस्पैच्ड, you call it as circular. When a single employee is being addressed, called as memos or memorandum. समझ में आया? अब ध्यान से सुनना. What is office order? What is office order? Office order का nature is again similar to memorandum. Memorandum was addressed to one employee. Order नाम से सुना रहा, order है ये. Order भी किसको address होगा? One employee. Office order is issued by a higher authority generally to a subordinate when the rights and duties of the employee is getting affected. क्या इफेक्ट हो रहा है, राइट और ड्यूटी. समझ में आ रहा है? अभी पता चला रिसेंटली कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कैशियर है ना, वो फ्रॉड था, कैश वगैरह जो है हेराफेरी करता था. समझ में आ रहा है? तो उसको हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है. तब उसको हमने क्या किया, एक ऑफिस ऑर्डर दिया. मिस्टर सक्सेना, ठीक है, द कैशियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम हेंस फोर्थ, टुडे ऑनवर्ड्स क्या, फ्रॉम हेंस फोर्थ, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम हेंस फोर्थ इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द कैशियर. समझ में आ रहा है? तो उसके राइट्स को इफेक्ट किया गया कि नहीं इसमें, या फिर उसका ट्रांसफर वगैरह करवा दिया हमने, कोलकाता से हमने उसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया, तो भी तो उसका राइट्स वगैरह इफेक्ट हुआ. तो ये सब में क्या चीज इशू होगा, ऑर्डर. क्या इशू होगा बताओ, ऑफिस ऑर्डर. तो ये भी क्या हो गया, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. नाउ आई विल बी गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ठीक है, एंड ही इज अ रिसर्च टीम मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम मैनेजर, ठीक है. तो अब इसको, ये कोई फील्ड में रिसर्च वगैरह कर रहा है, तो इसको ना मेरे कस्टमर्स का डेटा चाहिए. तो कस्टमर्स का डेटा किसके पास होता है, सेल्स टीम के पास. तो अब ये सेल्स मैनेजर को कॉल करके पूछ रहा है कि ये भी मैनेजर है, ये लेकिन कौन से टीम का मैनेजर, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का. और मैं भी कौन हूं, मैनेजर हूं, लेकिन कौन से टीम का, सेल्स का. तो ये एक डिपार्टमेंट है, मैं दूसरी डिपार्टमेंट हूं, ये डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा है, एंड बोथ द people are at the same level of hierarchy, unlike memos, office order where one was superior, other was subordinate. दोनों जन कहाँ पे, सेम लेवल ऑफ हायरार्की, बट दोनों का डिपार्टमेंट क्या है, अलग अलग. सो कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. समझ में? सिमिलरली परचेज डिपार्टमेंट टॉकिंग टू सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट टॉकिंग टू HR डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट टॉकिंग टू एडमिन डिपार्टमेंट, एडमिन टॉकिंग टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट. अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में. एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. समझ में आया? तो अब इसको कुछ मेरे से रिपोर्ट वगैरह चाहिए, MIS रिपोर्ट चाहिए कि आप मुझे मैम ईस्टर्न रीजन का ना पूरा जो कस्टमर का सेल्स फिगर है ना वो दीजिए मेरे को डेटा चाहिए मेरे को, क्योंकि रिसर्च वगैरह करना है, मैं डेटा माइनिंग कर रहा हूँ. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा माइनिंग, रिसर्च एंड ऑल. ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उस एरिया में, तो इसको देखना है कि मतलब कस्टमर्स वहां के कैसे हैं, इलास्टिसिटी उनका कैसा है, एटसेट्रा. तो उसके लिए उसको पास्ट डिटेल्स चाहिए मेरे कस्टमर्स का, मेरे क्या, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर का. मेरा मतलब क्या, मेरा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डेटा मेरे पास, क्योंकि मैं सेल्स डिपार्टमेंट टीम हूं. तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या मेरे को भेजेगा, ऑर्डर भेजेगा क्या, मेमो भेजेगा क्या, सर्कुलर भेजेगा क्या, इसको बोलते हैं ऑफिस नोट्स. क्या बोलते हैं इसको, नोट्स आर गेटिंग एक्सचेंज. ये मेरे को क्वेश्चन पेपर भेजा कि मेरे को ये चाहिए, मैंने इसको आंसर शीट भेजा, ये लो तुम्हारा क्वेश्चंस का आंसर. तो ये क्या एक्सचेंज हो रहा है, कोई हम लोग के बीच में ऐसा मतलब हायर और लोअर अथॉरिटी का रिलेशन तो है नहीं, वी बोथ आर एक्सरसाइजिंग द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑफिस नोट्स. कोई डाउट है यहाँ तक? अभी तक ये चारों में हमने बोला, चार चौथा छोड़ दो, तीनों में मैंने बोला सुपीरियर टॉकिंग टू सबऑर्डिनेट. ऐसा भी तो कभी हो सकता है सबऑर्डिनेट वांट्स टू टॉक टू द सुपीरियर. मैंने बोला कि मैंने इसके लीव पिटीशन का आंसर दिया, बट इसने मुझे लीव पिटीशन कैसे दिया, मेमो लिखकर, सर्कुलर दिया मेरे को कि MEPL तुमको सर्कुलर दे रहे, मेरे को हॉलिडे चाहिए. ऐसे थोड़ी होता है, वो तो अथॉरिटेटिव हो गया ना टोन में. तो जब इंप्लॉय को कम्युनिकेट करना है किससे, अपने बॉस से, तो वो क्या लिखेगा, रिप्रेजेंटेशन. तब उसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन. या उसका कोई ग्रीवियंस है कि मेरे को जो है ना बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बहुत खटाया जा रहा है, इतना मेरा जो रेम्युनरेशन है इट इज नॉट मैचिंग विद द एफर्ट्स व्हिच आई एम पुटिंग, आई वांट अ सैलरी हाइक. या कोई और ग्रीवियंसेस, आई एम बीइंग बुलीड एट द वर्क प्लेस, कोई भी ग्रीवियंस है उसका, या आई डोंट वांट माय ट्रांसफर, या उसको लीव पिटीशन चाहिए, या उसको कैंटीन में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए बैठने के लिए, व्हाटएवर ही वांट्स. तो दीज काइंड ऑफ ग्रीवियंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट,
representation, where the employee is writing to the superior authority. They are called as what? Representation. तो 5 टाइप्स हमने डिस्कस किया of inter or intra departmental communication. The first one we discussed about, where a larger employee is being given the information, dissemination of information. Very good, circular. And where only one particular employee is being addressed, memos. Where again the format is similar to memo, but it is actually affecting the responsibility, rights, obligation, duties of the employee. That is called as office order. And when the employee wants to talk to the superior, representation. And when both the employees are at the same level of hierarchy, या 2 departments are trying to talk to each other, office notes. Easy है. अब यही 5 चीज आगे दी है और सबका स्पेसिमेन दिए. स्पेसिमेन बोले तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास नहीं किया था, लेटर का स्पेसिमेन, हाँ, और लेटर हेड का. चलो, इससे मुझे याद है लेटर हेड के अंदर क्या क्या होता है जो हम लोग प्रिंट ऑलरेडी करवा के रखते हैं. क्या क्या लिखा हुआ रहता है लेटर हेड में? कंपनीज नेम, लोगो, टाइटल, लोगो, एड्रेस, फोन नंबर, email ID, registered office, SIN number. What is the full form of SIN number? Corporate identity number. Apart from that, what are the content of the letter? Letter head के अंदर फिर जो letter लिखते हैं उसका content क्या क्या होता है? Very good. Attention line, फिर salutation, फिर और बताओ. Complimentary clause तो last में चले गए. बीच का बताओ. Special marking, very good. Subject, heading, body, conclusion. सिग्नेटरी, सिग्नेटरी यू अंडरस्टैंड? क्या होता है सिग्नेटरी? साइंड बाय. एसडी लिखा हुआ रहता है. एसडी मीन साइंड बाय. फिर वो पर्सन का नाम, उसका डेजिग्नेशन. ठीक है, हाँ. और अटैचमेंट्स वगैरह का रहना है. एनक्लोजर्स, नॉट डिस्क्लोजर, एनक्लोजर्स. वेरी गुड. सब याद है ना आपको ये सब? वेरी गुड. अब इसके बाद बताओगे बिजनेस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है. 5 थिंग्स. रिपोर्ट्स वगैरह लिखते हैं ना, रिपोर्ट राइटिंग. लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था. रिपोर्ट राइटिंग भूल गए? सबसे पहले तो क्या रहता है? हाँ, क्या रिपोर्ट क्या चीज के बारे में है? एग्जीक्यूटिव समरी, बॉडी, फाइंडिंग मतलब की फाइंडिंग, कंक्लूजन, कंक्लूजन्स. यही तो खुला हुआ था अभी इतना देर से. ठीक है. फिर याद है मैंने बोला था कोई भी राइटिंग का चाहे लेटर हो, रिपोर्ट का, उसका एसेंशियल फीचर्स क्या होना चाहिए? सेम एज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. इट शुड बी कर्टियस. फिर उसके बाद क्लैरिटी ऑफ मैसेज होना चाहिए, कॉन्साइस यानी शॉर्ट, ब्रेविटी, ब्रेविटी अगेंस्ट मीन्स कॉन्साइसनेस. ठीक है. और क्या होना चाहिए? स्टाइल, वेरी गुड. और कॉन्क्रीटनेस होना चाहिए, वेरी गुड, बेस्ड ऑन फैक्ट्स. और यू एटीट्यूड तो लेटर के लिए बोला था, यू एटीट्यूड होना चाहिए. रिपोर्ट्स में यू एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. पोलाइट वर्ड्स, कर्टियसनेस एटसेट्रा. ठीक है. चलो, नाउ गिव द हेडिंग. टेक आउट योर कॉपी. हेडिंग दो, इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. गिव द हेडिंग इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. Point number 1. Look at the heading on the screen. Inter and intra-departmental communication. Point number 1. They are the means of formal communication. They are the means of formal communication. Point number 2. Intra, INTRA, intra-departmental, INTRA, intra-departmental communication means, intra-departmental communication means communication. इंट्रा का मतलब लिख रहे हो? हाँ. इंट्रा मीन्स कम्युनिकेशन विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन ऑब्लिक इनसाइड, विद इन ऑब्लिक इनसाइड द डिपार्टमेंट. उस डिपार्टमेंट के अंदर वाले ही लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं. हाँ. एग्जाम्पल, मेमोज.
एग्जाम्पल लिखो मेमोज। नेक्स्ट, वेयर एज, उसी में लिखो वेयर एज इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन मीन्स, वेयर एज INTER, inter departmental communication means communication between the two departments in an organization. Communication between the two departments within an organization. Example बताओ। ऑफिस नोट्स, नहीं ऑफिस नोट्स बोला था ना, दो डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करे कैसे, नोट्स वगैरह एक्सचेंज करके। एग्जांपल ऑफिस नोट्स लिखा। अब चलो राइट डाउन 5 टाइप्स, बोलो जोर से बोलो। इंट्रा इंटर दोनों हो गया, इंटर हुआ एक्चुअली वो। तो ऐसा नहीं बोला कि मैंने कि मेमो कैन नॉट बी इशूड फॉर इंटर डिपार्टमेंटल, मेमो कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल ना। सेल्स डिपार्टमेंट का आप बोल रहे हो हेड परचेज डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा है, तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट यानी इंटर, और दो अलग अलग पोजीशन यानी मेमो, ठीक है। बट जनरली किसके लिए होता है, आप ऑर्डर्स वगैरह किसको दोगे, हाँ अपने डिपार्टमेंट के बंदे को दोगे ना। आज दूसरे डिपार्टमेंट का जो बॉस वगैरह, आप उसका बात क्यों सुनोगे, समझ में आ रहा है। बट हो सकता है वैसा, जब जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसका हेड तो सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करता है ना, तो उसका तो सभी बात सुनेगा। क्या लिखा अभी, हाँ 5 टाइप्स ऑफ, 5 टाइप्स ऑफ यही इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, 5 टाइप्स ऑफ इंटर एंड इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन। पांचों टाइप लिखो फटाफट, यू नो द आंसर। नंबर 1 मेमोज, नंबर 2 ऑफिस सर्क्यूलर, नंबर 3 ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस नोट्स 4 नंबर, 5 नंबर क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट नंबर 1 मेमो को डिस्कस करेंगे अब। राइट ऑन मेमो लिखो। इन मेमोरेंडम, मेमो ऑब्लिक मेमोरेंडम दोनों चलेगा ना। मेमो इज अ सिंगुलर फॉर्म, मेमोरेंडम इज अ प्लूरल फॉर्म, ठीक है। लिखो इन मेमोरेंडम जनरली हायर अथॉरिटी communicates with, higher authority communicates with the subordinate, with the subordinate, उसी में पॉइंट नंबर 2 मेमो का पॉइंट नंबर 2, मेमो का पॉइंट नंबर 1 था, अब मेमो का पॉइंट नंबर 2 ए बी करके लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। मेमो का पॉइंट नंबर ए लिखा, अब बी लिखो। इट इज जनरली एड्रेस्ड, इट इज जनरली एड्रेस्ड टू वन एम्प्लॉय, बताया था ना एक एम्प्लॉय, जनरली एड्रेस्ड टू वन एम्प्लॉय। नंबर 3 मेमो have the headings, memo have the headings but do not contain inside name and address, but do not contain inside name, but do not contain inside name comma address comma complementary clause comma complementary clause comma salutation comma salutation, unlike letters, लेटर्स में तो ये सब होना जरूरी है ना,
अनलाइक लेटर्स। अब मेमोरेंडम में एक बात बताओ ना, उसी ऑफिस में उसी एम्प्लॉय को तो दे रहे हो, तो आप भी तो, आपका भी एड्रेस वही है, उसका भी वही एड्रेस है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही तो आप दे रहे हो, उसके घर जाके थोड़ी दे रहे हो, तो एड्रेस लिखोगे क्या आप उसका बैठ के? समझ में आ रहा है? फिर तो सेंडर और रिसीवर का एड्रेस सेम ही हो जाएगा। अब मैं तुमको कोई ऑर्डर दे रही हूँ, मैं एड्रेस लिखूंगी पहले यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का, फिर मैं अपना एड्रेस लिखूंगी, मैं कहाँ पे किस रूम में बैठी हूँ, तुम किस रूम में बैठे हो, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4, ऐसे थोड़ी करके लिखूंगी। फिर मैं क्या लिखूंगी? मैं अपने एम्प्लॉय को ये ऑर्डर वगैरह दे रही हूँ, मेमो दे रही हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी? डियर सर, सर, सैल्यूटेशन वगैरह नहीं होगा, फिर योर्स फेथफुली लास्ट में, या सब्जेक्ट लिखूंगी? ऑलरेडी मेमो कितना छोटा है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज यहाँ पे होना है कि नहीं होना है? नहीं। हाँ, लेकिन मेमो का हेडिंग जरूर होता है कि क्या चीज का मेमो है। समझ में आया? क्लियर है? और मेमो किसके लिए होता है? एम्प्लॉय को दे रहे, हायर अथॉरिटी दे रहे, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन होता है। अब ध्यान से एक देखो ना यहाँ पे, कैन यू सी वन स्पेसिमेन ईयर, कंपनी का नाम लिखा है, समझ में आ रहा है? ये सब लेटर पैड में ही हम लोग लिखते हैं, तो ऑब्वियसली लेटर पैड में और भी बहुत चीज होते हैं जो आप लिख सकते हो। यहाँ खाली क्या लिखा हुआ है? डेट और रेफरेंस। रेफरेंस भी क्यों? क्योंकि ये इन रिस्पॉन्स टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय ने स्पेशल कैजुअल लीव वगैरह मांगा था, तो उसको रिस्पॉन्ड किया हमने, तो रिस्पॉन्ड में हम लोग क्या देंगे उसको? मेमोरेंडम ना, तो विथ रेफरेंस टू दैट, सो विथ रेफरेंस टू हिज रिक्वेस्ट for a grant of special casual leave, Shri P. Sachdeva is informed that the special casual leave has been granted to him for 4 days from इतना to इतना अप्रैल, है ना? बस that's it. Signed by, जिसने परमिशन दी है, रमेश कुमार, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर। समझ में आ रहा है? सो दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना है। और ये मेमो किसका है? पी सचदेवा का है, और उसका डेजिग्नेशन क्या लिखा है? सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, ही इज अ कंपनी सेक्रेटरी। पी सचदेवा इज अ कंपनी सेक्रेटरी इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? तो मेमो का देखो फॉर्मेट कितना सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। खाली क्या करना है आपको मेमो का फॉर्मेट में? हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग दिया, ठीक है, रेफरेंस नंबर है, डेट है, मेमो किसके बारे में है वो है, समझ में आ रहा है, और साइंड बाय, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और एक फॉर्मेट देखो, वो भी बहुत सिंपल है, रेफरेंस नंबर दिया है, कंपनी का नाम, हेडिंग दिया है मेमोरेंडम। हेडिंग मतलब यही मेमोरेंडम, हेडिंग आप ढूंढ रहे हो ना, हेडिंग क्या है? यही हेडिंग है मेमोरेंडम। समझ में? हेडिंग मतलब मेमोरेंडम। फिर देखो क्या लिखा है? मुकेश इज इन्फॉर्म, उसको कोई डिग्री वगैरह परस्यू करना था ऑफिस आवर्स में, तो अब पूछोगे ना अपने बॉस से कि हम ऑफिस के आवर्स में बैठकर क्लासेस वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। जैसे आप भी जब ट्रेनिंग वगैरह करोगे, इंटर्नशिप करोगे, तो हो सकता है आपको उसके दौरान ट्यूशंस वगैरह भी साथ साथ करना पड़े। तो श्री मुकेश इज इन्फॉर्म दैट द ऑफिस हैज नो ऑब्जेक्शन टू इज परस्यूइंग पार्ट टाइम एमए डिग्री कोर्स इन द इवनिंग आफ्टर ऑफिस आवर। ऑफिस आवर्स के बाद दे रहा है। समझ में आया? मतलब जल्दी छुट्टी वुट्टी दे देगा उसको। और लीव फॉर स्टडी एग्जामिनेशन इज सब्जेक्ट टू एक्सजेंसीज ऑफ ऑफिस वर्क। जैसे आपका जब एग्जाम्स आते हैं, आप स्टडी लीव वगैरह लेते हो ना ऑफिस से, तो अब वो मांगा होगा, उसका रेफरेंस लेटर थोड़ी है यहाँ पे, अपना रिप्रेजेंटेशन में लिखा होगा, तो बोले आपने जो एग्जामिनेशन के लिए स्टडी लीव मांगा है ना ऑफिस से, वो सब्जेक्ट टू ऑफिस प्रेशर है। अगर ऑफिस में वर्क प्रेशर कम है तो आपको मिल जाएगा, और अगर अर्जेंट कुछ वर्क वगैरह है तो आपको जो है छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आया? तो वही है। क्लियर है? तो मेमोरेंडम का फॉर्मेट एकदम सिंपल है, मैनेजेबल है। कुछ था इसके अंदर, मेमोरेंडम ड्राफ्ट करने आएगा नहीं। सीएस फाउंडेशन में ना ये सब ड्राफ्टिंग आता था, ड्राफ्ट मेमो 4 मार्क्स का। अब आप बहुत लकी हो, आपको ये सब ड्राफ्टिंग वगैरह नहीं दे रहा है, बट इनफैक्ट मैं बोलूंगी आप एक तरह से अनलकी भी हो, क्योंकि इसमें मजा आता है, इसमें कुछ है नहीं। और सोचो ये सब 4-4 मार्क्स का आता था, ड्राफ्ट करके और 2 लाइन लिखना 4 मार्क्स, खाली फॉर्मेट पता होना चाहिए। और प्लस फिर रैंकिंग वगैरह मिलते थे वहां पे, अब रैंक वगैरह हटा दिया इन लोग। और मैं बता रही हूँ, अगर फाउंडेशन होता ना, आपका रैंक आता ही आता पक्का। चलो, तो मेमो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2, फॉर्मेट भी मैं लिखने का दरकार नहीं है। ऑफिस सर्क्यूलर, पॉइंट नंबर 2, ऑफिस सर्क्यूलर लिखो। इट इज अ मोड ऑफ disseminating it is a mode of disseminating information to larger number of employees. Larger number of employees. Number 2, it is very brief and does not contains, you know what it does not contain.
एड्रेस वगैरह रहेगा, सैल्यूटेशन रहेगा, डज नॉट कंटेन सैल्यूटेशन। मैं क्या ऐसा बोल सकती हूँ, व्हेन मेमो इज बीइंग एड्रेस टू अ लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉय इट टेक्स द फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑफिस सर्क्यूलर। वही तो है, मेमो एक जन के लिए, सर्क्यूलर बहुत जन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहां पे, ये किसका है, सर्क्यूलर, सर्क्यूलर नंबर। अच्छा एक चीज और ऐड करोगे, सर्क्यूलर नंबर इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉय को है ना, तो हम लोग इसमें बेसिकली कोई रूल्स वगैरह बता रहे हैं। तो कौन सा सर्कुलर में हमने रूल स्पेसिफाई किया था, अगर कोई बंदा ब्रीच करेगा तो हम लोग बोलेंगे ना वो सर्कुलर देखा आपने, उसको आपने ब्रीच किया है। तो सर्कुलर नंबर होना जरूरी है, लिख लो, सर्कुलर नंबर शुड बी देयर। मेमो में हमने नंबर के बारे में नहीं बात किया, खाली क्या बोला था, हेडिंग, बट सर्कुलर में क्या बोलोगे, सर्कुलर नंबर शुड बी देयर। अब देखो एक सर्कुलर गया एम्प्लॉइज को, जो कि क्या बोल रहा है, एम्प्लॉइज आर रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द ऑफिस टाइमिंग, tendency to move around unnecessarily in corridor and canteen would be viewed seriously। समझ में आ रहा है, जो आप वर्किंग आवर में कॉरिडोर वगैरह में ताका झाकी करते हो, कैंटीन में बैठे रहते हो, ये सब देखा जाएगा स्ट्रिक्टली। तो अब ये एक बंदे को बोला गया कि सबको बोला गया है, सब डिसिप्लिन वगैरह के लिए। तो कोऑपरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज सॉलिसिटेड इन मेंटेनिंग डेकोरम एंड डिसिप्लिन इन द ऑफिस प्रीमाइसेस। समझ में? तो आपको पता है आफ्टर क्लियरिंग योर सीएस यू विल बी द वन हु विल बी इशूइंग दिस सर्कुलर। तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको ऐसे ही ये सब लैंग्वेज में लिख कर आना है, इसीलिए आपको ये सब पढ़ा रहा है। आपका ड्राफ्टिंग अच्छा होना चाहिए, और वैसे भी बाई प्रोफेशनल लेवल में आपका ड्राफ्टिंग बोल के अलग से एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, जहां यही सब वापस से आएगा, हर एक चीज का आपको ड्राफ्टिंग सिखाया जाएगा। अभी तो ड्राफ्टिंग नहीं, अभी तो एमसीक्यू है ना, फिर आगे जाके प्रोफेशनल लेवल में आप क्या करोगे, खुद से ड्राफ्ट्स बनाओगे। ठीक है, साइंड बाई मैनेजरल पर्सनल। कोई एनुअल डे सेलिब्रेशन है, ये तो डिसिप्लिन के लिए हो गया। अब और एक स्पेसिमेन दिया सर्कुलर का, जैसे एमईपीएल में सेमिनार है, सारे इंप्लॉयज को आकर इन्फॉर्म किया गया, नोटिस बोर्ड में नोटिस चिपका दिया गया, सर्कुलर दे दिया गया, तो वही है। तो सर्कुलर इज जनरली अनाउंस्ड, ठीक है, अनाउंसमेंट के बाद उसको चिपका दिया जाता है और उसका एक नंबर होता है। एनुअल डे फंक्शन ऑफ द कंपनी सेलिब्रेटेड ऑन 30th of May विथ यूजुअल गेटी एंड फॉरवर। आपको गेटी का मतलब पता है, मेरीमेंट। ठीक है, देयर विल बी स्पेशल मीटिंग, एड्रेस वगैरह दिया हुआ रहेगा। इट इज प्रपोज टू ऑनर एम्प्लॉइज हु हैव पुट इन मोर 15 years ऑफ सर्विस इन द कंपनी। यहाँ पे बता दिया किसको हम लोग जो है अवार्ड्स वगैरह देने वाले हैं, जिसको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है हमारे कंपनी में, द एक्सपीरियंस पास्ट एम्प्लॉइज। तो उन लोग को क्यों ये सब बता रहे हैं, ताकि उन लोग फॉर्मल अटायर वगैरह में वेल ड्रेस करके आए, क्योंकि अवार्ड सेरेमनी भी है, फेलिसिटेशन सेरेमनी है। ठीक है, तो अब ये सब पूरा टाइम वगैरह बताया क्या क्या होगा। टी लंच एट 3 PM देयर वुड बी स्पोर्ट इवेंट फॉर मेन एंड वीमेन। टी लंच एंड लाइट रिफ्रेशमेंट विल बी सर्व्ड इन द कोर्स ऑफ द डे सेलिब्रेशन। 6:30 प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 7 PM to 9 PM आपको ऐसे कल्चरल प्रोग्राम ऑफ योर स्कूल याद आ रहा होगा, होता था ना एनुअल डे सेलिब्रेशन, तो वैसे ही तो होता था, ये सब पूरा एक रहता था, तो वही सब है यहाँ पे। ऑल एम्प्लॉयज आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द सेलिब्रेशन विद देयर फैमिली मेंबर एंड मेक इट अ ग्रेट सक्सेस। सजेशंस आर वेलकम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्क्यूलर। एक एम्प्लॉय की मैनी एम्प्लॉय मैनी। तो अब आपको क्या लगता है, एग्जाम में अगर ये दे भी दिया तो ये दिया हुआ रहेगा तो आप नहीं बता दोगे मेमो की सर्क्यूलर। एक जन को इतना लिख कर देगा क्या कहानी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तुम्हारे लिए अलग से, ये होगा, तुम ना फैमिली मेंबर को लेकर आना। हो सकता है अगर आप डायरेक्टर वगैरह हो तो अलग से चला जाए, तब फिर आपको ऑब्वियस सा बात है सर्क्यूलर बोल के तो नहीं जाएगा ना, लेटर जाएगा, इन्विटेशन लेटर। सर्क्यूलर मतलब क्या हो गया, हायर अथॉरिटी गिविंग इट टू द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। सर्क्यूलर इज डन। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 3, ऑफिस ऑर्डर्स। अच्छा सर्क्यूलर का एग्जांपल लिख लो ना, जैसे ये सब एग्जांपल ही लिख लो ना, ताकि यार एग्जांपल इनवाइटिंग, सर्कुलर में एग्जांपल लिखो, इनवाइटिंग दी एम्प्लॉइज फॉर एनुअल डे फंक्शन। क्यों नहीं होगा आपका, आप जो जितने भी सर्कुलर इशू करते हो ना उनका सीरियल नंबर होता है, वैसे समझ में आया। जैसे कि इस साल आपने 20 सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर 1 2 3 4 सीरियल वाइज, और उसके बाद में ऑब्लिक करके इस ईयर का आपको डेट वहां लिखा रहेगा, जैसे सर्कुलर नंबर 1/2022। तो ये मेरे इस साल कंपनी का पहला सर्कुलर है और 2022 का सर्कुलर है। नेक्स्ट ईयर अगेन नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश, सो दैट यू विल बी एबल टू डिमार्केट ना किस साल का सर्कुलर है, किसको रेफर कर रहे हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। और हाँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। आप जब से कंपनी खुला 15 साल से आप नंबरिंग करोगे,
समझ में आ रहा है? आप कोई सर्कुलर को रेफर कर रहे हो, कौन से साल में इशू हुआ, क्या हुआ, पागल ही हो जाएगा आदमी। तो डेट्स आर वेरी एसेंशियल। क्या लिखा है? इनवाइटिंग, और एक लिख लो एग्जाम्पल, asking the employees to adhere strictly to the rules and regulation। जो डिसिप्लिन वगैरह नहीं बोला था स्टार्टिंग में, adhere strictly to the rules and regulation। asking the employees to adhere means what? Comply strictly to the rules and regulations। और एक एग्जांपल लिख लो, अनाउंसिंग अ न्यू बोनस स्कीम फॉर एम्प्लॉइज। तो एक जन को बोनस थोड़ी, सबके लिए है ना वो स्कीम। अनाउंसिंग अ न्यू बोनस स्कीम फॉर एम्प्लॉइज। डन। और उसके ऊपर मेमोस के ऊपर एग्जांपल लिख लो जाके, चार्ज शीट, look at the screen, show cause notice, charge sheet। चार्ज शीट जैसे नहीं बोला कि तुम्हारे ऊपर चार्ज लगा कि तुम जो है फ्रॉड की और तुमको निकाल दिया जा रहा है, बोला ना। चार्ज शीट, शो कॉज नोटिस मतलब यू आर बीइंग आस्क्ड कि तुम अपना परफॉर्मेंस वगैरह दिखाओ या तुम इस चीज के लिए लायबल हो, प्रूफ योर सेल्फ एटसेट्रा। हो गया क्या यहां तक? चार्ज शीट, शोकॉज नोटिस। शोकॉज नोटिस को हम लोग प्यार से एससीएन भी बोलते हैं, पता होना चाहिए। एससीएन हैज बीन इशूड। कभी भी फुल फॉर्म नहीं देखोगे, एससीएन देखोगे। एससीएन का फुल फॉर्म क्या है? शोकॉज नोटिस। अच्छा, चार्ज शीट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सीएस मत लिख देना उसको। सीएस का फुल फॉर्म एक ही है, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर, राइट डाउन। Number 1, it is addressed to कितना? many की 1 ना, it is addressed to 1 employee। Number 2, फॉर्मेट सेम एज क्या? हाँ, मेमो बताया था ना, सर्कुलर तो लार्जर नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए हो गया, फॉर्मेट सेम एज मेमो। नंबर 3 में लिखो, ये जनरली कब इशू होता है, क्या इफेक्ट करता है? राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द एम्प्लॉय। लिख लो, इट इज इशूड जनरली टू अफेक्ट द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द एम्प्लॉय। To affect the rights and privileges of the employees। Example, transfer, promotion, promotion, vacancy removal, etc। ठीक है, इसका अब स्पेसिमेन देखते हैं हम लोग। आ जाइए, ये कंपनी का लेटर पैड जिसमें कंपनी का नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ये तो मतलब कॉमन है, आप समझ रहे हो, ये ऐसे ही रहता है। यहाँ नंबर वगैरह नहीं रहता। नंबर खाली कहां बोला? सर्क्यूलर, क्योंकि वो बहुत जन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये तो एक पर्टिकुलर बंदे के लिए। यहाँ पे देख रहे हो खाली हेडिंग है, ऑफिस ऑर्डर, जैसे मेमो में हेडिंग था, यहाँ पे भी क्या हेडिंग है, डेट तो रहेगा ही, रेफरेंस नंबर रहेगा। क्या बोला है? श्री राजन पिलाई हैज बीन पोस्टेड टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट अकाउंटेंट विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। कोई का पोस्टिंग किया, न्यू रिक्रूटमेंट किया, तो उसका ड्यूटीज इफेक्ट हुआ ना, राइट इफेक्ट हुआ ना। मान लो कि तुम इंटरव्यू देने आई थी, तुम सिलेक्ट हो गई हो, तो अब तुमको मैंने क्या दिया? एक तो ऑफिस ऑर्डर, या फिर कोई ट्रांसफर हुआ है। देखो दूसरा, ये खत्म हो गया, दूसरा स्पेसिमेन, श्री कुशल जैन इज ट्रांसफर टू द स्टोर डिपार्टमेंट। तो अब उसको कहां पे रिपोर्ट करना है? स्टोर डिपार्टमेंट, आफ्टर हैंडिंग ओवर द चार्ज टू अकाउंट्स ऑफिसर। पहले अकाउंट में काम करता था, अभी कहां पे उसको शिफ्ट कर दिया गया? स्टोर। फिर एक देखो प्रमोशन का एग्जांपल है, श्री अशोक शिंदे सीनियर अकाउंटेंट इज प्रमोटेड विद इमीडिएट इफेक्ट एज असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर।
ही विल ड्रॉ बेसिक पे ऑफ 5500 इन द स्केल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये क्या चीज का है? प्रमोशन का है ना। प्रोबेशन का मतलब आपका ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग भी मैं नहीं बोलूंगी, आपका प्रोबेशन मतलब हुआ कि आपको देखा जा रहा है कि आपको परमानेंट जॉब में रखेंगे कि नहीं। जैसे जब जॉब मिलता है ना, बड़ी बड़ी कंपनी का पता है क्या पॉलिसी होता है? 6 months दे आर गोइंग टू सर्व यू अंडर प्रोबेशन, यानी अभी भी आपका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुआ है, 6 महीने आपको देखेगा आप कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हो। नो, इट इज नॉट internship, it is different from internship. Probation means what? You have been selected on a temporary basis in an organization for where you have applied for. Probation period मतलब they are going to teach you, they are going to give you the training, they are going to हाँ make you familiar with the work culture. तुम काम कर रहे हो अच्छे से, लेकिन अभी तुम्हारा नौकरी पक्का नहीं है, तुम काम तो कर ही रहे हो एज एन एम्प्लॉय जैसे करते हो, ये कोई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, ऑन द जॉब हो रहा है। तुम जॉब में रह के काम कर रहे हो, सब कर रहे हो जैसे एन एम्प्लॉय करता है, लेकिन 6 महीने बाद तुमको रखेंगे कि नहीं अभी नहीं बताएंगे, 6 महीने के बाद देखेंगे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखकर। लेकिन ये जनरली 1-2 महीने में ही पता चल जाता है, तुरंत आपको फिर क्या जाता है? लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। समझ में आ रहा है? फिर उसमें टर्म्स कंडीशंस रहता है, वो आपको पढ़ के फिर लेटर साइन करना होता है, एंड देन यू आर बाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब कितनी बार क्या होता है, प्रोबेशन में हमको अच्छा लग रहा है, सामने वाले ने भी आपको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जब लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आप देख रहे हो ना, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, टर्म्स एंड कंडीशन में यू आर नॉट getting that kick, maybe the remuneration is not that much up to the expectation, या maybe the work profile which they have given you is not according to your appetite. समझ में आ रहा है? आपको वर्क प्रोफाइल जो दिया आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको ऑडिट टीम में बैठा दिया, आपको नहीं अच्छा, इंटरेस्ट ही नहीं ऑडिट में, समझ में आ रहा है? तो आप हो सकता है रिजेक्ट कर दो। तो इट इज म्यूचुअल। प्रोबेशन में उसके बाद क्या हो रहा है? म्यूचुअल हो रहा है कि आपको रहना है और सामने वाले को आपको रखना है कि नहीं, दोनों चीज होना चाहिए, तभी आप फिर आगे जाकर क्या करते हो? परमानेंटली आगे करते हो काम। समझ में आ रहा है? सो दैट इज प्रोबेशन। और जैसे जितने भी बिग 4 है ना, इनका 6 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड होता ही है, पीडब्ल्यूसी में होता है 6 महीने का, केपीएमजी में होता है। ठीक है, और अगर नहीं होता है ना तो पता है अच्छा है, मैं तो बोलती हूँ होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको पहले ही टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। अब कुछ कुछ कंपनी का पता है क्या पॉलिसी है? देख कर साइन क्या करो, डीड लिखा रहेगा 2 साल तक आपको नहीं छोड़ने देंगे, तो आपको खटाएगा भी बुरी तरह। अब 2 साल में कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं छोड़ोगे तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, आपको पता है ये चीज, यू हैव टू गिव द कॉम्पनसेशन इफ यू लीव अर्लियर। तो एटलीस्ट वाइल यू आर वर्किंग इन दैट प्रोबेशनरी पीरियड यू आर ऑल्सो अकस्टम्ड विद द वर्क कल्चर, कि कैसे लोग काम करा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं। सो इट इज म्यूचुअल बोथ फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयर एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉय। हाँ ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ऑफिस नोट्स। Isn't it very chilled? The remote is also not working. None of the remotes are working. देखो ना, it's non-operational. ऑफिस नोट्स लिखो। It is a mode of exchanging information between two different departments. Between two different departments, है ना? Example, R&D department requesting for सेल्स रिपोर्ट। R&D मतलब नहीं समझते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D डिपार्टमेंट आस्किंग फॉर सेल्स रिपोर्ट फ्रॉम किससे? सेल्स डिपार्टमेंट। हो गया? फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट लिखा। पॉइंट नंबर 5, रिप्रेजेंटेशन। When a subordinate wants to express their grievances, when the subordinate wants to express their grievances
to the superior. Representation is used. Comma representation is used. ठीक है. So that's it, 5 types done. Easy था ना. अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बताओ? MIS. So give the heading MIS. MIS मैं बता रही हूं, आप हेडिंग तो दो, पहले बड़ा करके दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. MIS रिपोर्ट मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एस मतलब सिस्टम. कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम रिपोर्ट बोल रही है, एस क्या है? सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम ही तो होगा ना. MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स. पॉइंट नंबर 1 मैनेजमेंट. 3 पार्ट है ना इसका, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और सिस्टम. लिखो पॉइंट नंबर 1 मैनेजमेंट डैश. It is an art and science of getting the things done through the people and with the people. It is an art and science of getting the things done through the people and with the people. It is an art and science of getting the things done through the people and with the people. लिखा. पॉइंट नंबर 2. तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? जब हम काम किसी और से करवा रहे और खुद भी उनके संग मिलकर कर रहे, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. फिर क्या लिखा? इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का मतलब लिखो एनी डेटा which has commercial significance is called information. Any data which has got commercial significance is called information. Next, system. सिस्टम का मतलब क्या होता है बताओ? नहीं, ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम. यस और नो? सिस्टम का मतलब पता है क्या हुआ? व्हेन डिफरेंट एक्टिविटीज आर वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन विथ ईच अदर टू अचीव वन कॉमन यूनिफाइड गोल. अब जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में इतने सारे पार्ट्स है, सारे पार्ट्स इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं बट साथ साथ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं. सिस्टम का अगर एक भी कंपोनेंट फेल हो गया, क्या सिस्टम फंक्शन कर पाएगा? सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, हार्ट फेल, system will function, we will die. brain fail, we will die. या react नहीं कर पाएंगे, paralysis हो जाएगा, we will be in coma, कुछ भी हो सकता है. तो any of the part of the body is failing to function, क्या system can achieve its goal which is to live, which is to survive? No. तो वैसे यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूरा क्या है, ये MIS क्या पूरा एक सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सो दैट दे कैन अचीव द common goal of the organization. तो लिखो system is a combination of many components that operate together to achieve the objectives that operate together to achieve the objectives. लिखा. अब लिखो इसके बाद conclusion. Therefore MIS is called as a system. Therefore MIS is called as a system because it is comprising of hardware, software,
because it is comprising of hardware comma software comma manpower comma procedures comma procedures. एक वीडियो देखो, उससे आपको समझ में आएगा सिस्टम का मतलब क्या है। यहां पे मैं एक बंदे को दिखाऊंगी जो अपना एक सिस्टम बैठाना चाह रहा है एमआईएस का, जिसके लिए वो अलग अलग पार्ट्स को असेंबल करेगा, सारे पार्ट्स को एक जगह लेकर आएगा, प्रोसीजर वगैरह लगाएगा और फिर वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा। वो एक बिजनेस खोल रखा है, समझ में आ रहा है, वो एक बिजनेस खोल रहा है। वो चाह रहा है कि उसका ये जो सारा इतना बिजनेस का जो प्रोसीजर है ना, मैनुअली नहीं करके वो सबको क्या कर दे, ऑटोमेट कर दे, अपने आप सब हो जाए। ईआरपी सॉफ्टवेयर वो लगाना चाह रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली फंक्शन करे। जैसे हमारे एमईपीएल का ऐप बना हुआ है, सब ऑटोमेटेड है। आज एक स्टूडेंट को अगर इंक्वायरी करना है डायरेक्टली वो ऐप में जाके कर सकता है, एडमिशन लेना ऐप में जाके कर सकता है, बुक वगैरह भी जैसे एडमिशन लिया हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, रियल टाइम डेटाबेस में अपग्रेड हो जाएगा। ये स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, जो बुक डिस्पैच टीम है उसके पास क्या चला जाएगा, मेल, फिर बुक डिस्पैच टीम क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, बुक्स भिजवा देगा, कोरियर करवा देगा। तो एक तरह से पूरा क्या है, एज अ सिस्टम सब वर्क कर रहे हैं ना, जिसमें अलग अलग कौन इन्वॉल्व है, मैन पावर भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर लगा है ईआरपी का इतना महंगा, सब एक संग क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं ना। तो कोई भी सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स का एसेंशियल है, जो मैंने भी आपको लिखवाया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैन पावर, प्रोसीजर। तो देखो ये वाला वीडियो, ये एक सिस्टम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या क्या कर रहा है, ये खुद कौन है, मैन, कहां गया, हार्डवेयर सेक्शन में, फिर ये सब कर रहे हैं ना असेंबल, फिर कहां गया, खरीदा ये सारे सॉफ्टवेयर, फिर किसको बुलाया, सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, मैन पावर, कंप्यूटर क्या किया, असेंबल। गॉड पावर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड देन ही स्टार्ट्स वर्किंग। तो ये पूरा एक क्या है, सिस्टम है ना, समझ में आया। ये एनिमेशन मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप पूरा ओरिजिनल है, कहीं पे भी सर्च कर लेना आपको नहीं मिलेगा, पार्ट एक्सेप्ट फॉर फ्रॉम माय क्लासेस ऑब्वियसली। मेरा क्लास में आप देखोगे आपको मिल जाएगा ये एनिमेशन, ठीक है। ये मैं एक्चुअल में सीए इंटर में पढ़ाती हूँ, तो मैंने ये एनिमेशन उसके लिए बनाया था, तो यहाँ पे भी दिखाया आपको सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव या इंटर का मैं बात करूँ ना, हम लोग खाली मतलब ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, एनिमेशंस वगैरह से, वीडियोस वगैरह से, तो बहुत अलग ही लेवल ऑफ पढ़ाई होता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया अभी कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपको एकदम क्लियर है। अब ये एमआईएस क्या, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेरा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं कंपनी की मैनेजर हूं, ठीक है, मैंने ईआरपी सॉफ्टवेयर भी लगा दिया है। और फिर मैंने क्या बोला, मैंने एक सेंट्रलाइज डेटाबेस रखा है। सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या हो रहा है, जितने भी मेरे कंपनी में काम वगैरह हो रहे हैं, सारे के सारे एंट्रीज रियल टाइम बेसिस में कहां अपडेट हो जा रहे हैं, वो सेंट्रलाइज डेटाबेस। सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो वो जो भी काम कर रहा है कहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक सेंट्रलाइज मतलब एक कॉमन जगह। परचेज डिपार्टमेंट जो कर रहा है कहां पे आ जा रहा है, सेंट्रलाइज डेटाबेस। यानी सारा इंफॉर्मेशन एट द एंड एक ही जगह स्टोर्ड है ना, सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर। व्हाई, विद थ्रू द हेल्प ऑफ दिस ईआरपी सॉफ्टवेयर। अभी ये आर&डी का बंदा है, इसको कोई रिसर्च करना है, तो मैंने बोला था कि अभी आर&डी का बंदा, पुराने जमाने में ये सब होता था, सेल्स डिपार्टमेंट को बोलेगा फोन करके मेरे को ना पहले ऑफिस नोट भेजेगा, फिर मैं रिपोर्ट निकालूंगी प्रिंट आउट, फिर मान लो ये दूसरी जगह रहता है, समझ में आ रहा है, जरूरी थोड़ी है कोलकाता में इसका ब्रांच है, मान लो ये दिल्ली में, दिल्ली वाला बंदा कोलकाता वाले को बोल रहा है फोन करके मेरे पास फोन आया है, फिर ऑफिस नोट आया है, फिर मैं निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं भूल गई निकालना, फिर ये दोबारा फोन किया, कितना आप समझ में आ रहा है कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसके हाथ से हो सकता है अपॉर्चुनिटी छूट जाए जिसके ऊपर इसको रिसर्च करना है। जो डेटा अगर नहीं मिलेगा रिसर्च कैसे करेगा, डेटा ही नहीं रहेगा तो रिसर्च कैसे करेगा, डिसीजन मेकिंग कैसे करेगा, अपॉर्चुनिटी चला गया। जब तक मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दिया ना, इसके हाथ से अपॉर्चुनिटी चला गया। लेकिन अभी बड़ा बड़ा कंपनी क्या करता है, एमआईएस सॉफ्टवेयर लगा के रखा है, ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा के रखा है, एमआईएस सॉफ्टवेयर नहीं ईआरपी सॉफ्टवेयर। तो अब ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, जितने भी मेरे ब्रांचेस है, जितनी भी मेरी इंप्लॉइज है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो काम करे सब एक जगह स्टोर हो रहा है,
ये बंदा बैठ के दिल्ली से डेटा मार रहा है, एंट्री कोलकाता के भी ब्रांच में दिखाएगा, मैं कुछ कर रही हूं दिल्ली के ब्रांच में दिखाएगा। सब कुछ कहां स्टोर्ड है? सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर। तो अगर आज इसको कोई रिपोर्ट चाहिए, इसको मुझे कॉल करने का दरकार है, ये डायरेक्टली ईआरपी सॉफ्टवेयर में घुसेगा, सेल्स रिपोर्ट इसको भी दिखाएगा, मुझे भी दिखाएगा। एवरीवन हैज एक्सेस टू दिस सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर। क्यों एक्सेस दिया गया है? फॉर कम्युनिकेशन, फॉर कॉमन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को अवॉइड करने के लिए। तो अब ये तुरंत क्या क्या कंप्यूटर खोला, ईआरपी सॉफ्टवेयर खोला, हो सकता है कि इसको कंट्रोल्स वगैरह लगा के रखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर में, हो सकता है इसको एक्सेस नहीं दिखाएगा उसका, तो ये अपना हायर अथॉरिटी से एक्सेस ले लेगा, परमिशन ले लेगा। क्योंकि अब आप समझ रहे हो, इतना बड़ा मैंने सॉफ्टवेयर लगाया है, इतने सारे यहाँ पे डेटा है, सारा डेटा का एक्सेस सारे एम्प्लॉय को देना इज नॉट फीजिबल ना। आज मैं इसको क्यों दिखाऊंगी कि कंपनी का जो ओनर है या मैनेजर है उसका कितना सैलरी है, डायरेक्टर का कितना सैलरी है, फिर तो कंपेयर करेगा, इनएफिशिएंसी हो जाएगा इसका। तो आपको पता है ईआरपी सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस राइट ग्रांट करते हैं अप टू अ लिमिट, जितना रिक्वायर्ड है उसके लिए, जितना उसके डोमेन के लिए, उसके काम के लिए रिक्वायर्ड है। अगर उस एक्सेस राइट के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, हायर अथॉरिटी से परमिशन। पासवर्ड्स वगैरह होते हैं ना हर जगह, तो इसको हम लोग कंट्रोल्स बोलते हैं जो हम लोग लगा के रखते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर में। तो ये कंट्रोल को ब्रीच किया, ब्रीच क्यों किया? क्योंकि इसको काम था, पूछ के किया ना, इसको पासवर्ड दिया गया तभी तो ब्रीच करेगा, बंदा हैकर थोड़ी है। पर हैकिंग वगैरह से भी ब्रीच किया जा सकता है, इसका तो रीजन जेन्युइन था तो ये ले लिया। तो विद इन 5 मिनट्स ही हैज जनरेटेड द एमआईएस रिपोर्ट। तो ये क्या किया, अब सेल्स रिपोर्ट बना हुआ थोड़ी रहता है, रिपोर्ट कौन बना के दिया इसको, सॉफ्टवेयर। अलग से आप देखोगे यहां पे, ये देखो, ये सॉफ्टवेयर है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है मेरे कंपनी का, लॉजिस्टिक्स कंपनी का। आप देखो यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है, एमआईएस लिखा हुआ दिखाई दिया। ये क्या है इसका फुल फॉर्म, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगी ना एमआईएस रिपोर्ट पे, आपको पता है अलग अलग टाइप का रिपोर्ट दिखाने लग जाएगा मेरे को, कि आपको बैलेंस शीट चाहिए, कि प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट चाहिए, कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए, कि आपको कोई रीजन वाइज सेल्स का फिगर चाहिए। अब मुझे जो रिपोर्ट चाहिए मैं क्या करूंगी, उस पर क्लिक करूंगी और मेरे सामने क्या आ जाएगा, पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। और कभी रिपोर्ट देखा है, अपना रिपोर्ट कार्ड देखा था बचपन में, कैसा रहता था, कौन साइज पेपर तो हम लोग इतना लिख कर आते थे, पेपर में मार्क्स में चेकिंग भी बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन रिपोर्ट कैसा रहता था, 1 पेज का, कॉन्साइज, वेल स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर बोल्ड, इटैलिक्स, फॉन्ट साइज, बहुत सुंदर लगता था। अगर अच्छा मार्क्स आए तो रिपोर्ट बहुत छोटा सा रहता था, कॉम्पैक्ट, समरी फॉर्म है ना। क्या रिपोर्ट में आपका सारा आंसर लिखा रहता है क्या? समरी फॉर्म है ना ऑफ योर परफॉर्मेंस, तो उसको तो समरी चाहिए, रिपोर्ट मतलब क्या, समरी। तो एमआईएस रिपोर्ट क्या कर रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको किससे पूछने का दरकार नहीं, इसको रिसर्च वर्क के लिए जो रिपोर्ट चाहिए तुरंत मिल गया ना, अब उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो ये सिस्टम ही तो है जो इसको रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है। किसके लिए रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो कौन दे रहा है, सिस्टम दे रहा है ना, तभी तो उसका नाम क्या है, एमआईएस। सो इट इज अ सिस्टम विच इज गिविंग द मैनेजर्स क्या, टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन अ रियल टाइम बेसिस फॉर द पर्पस इट इज रिक्वायर्ड। उसी समय दे रहा है जब चाहिए, और वही दे रहा है जो चाहिए। सेल्स रिपोर्ट ईस्टर्न रीजन का मांगे तो ईस्टर्न रीजन का ही दिखाएगा, पूरा कंपनी का सेल्स रिपोर्ट नहीं आएगा। तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, टाइमली इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दे रहा है, एंड फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। तो इससे इसका बहुत समय बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ, और क्विक डिसीजन मेकिंग हो, इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एमआईएस रिपोर्ट्स होते हैं जो कब जनरेट होते हैं, अगर आप ये सब सॉफ्टवेयर लगा के रखते हो। जैसे मैं आपको एक रिपोर्ट को और एक ओरिजिनल फॉर्मेट दिखाती हूँ, मेरे पास टैली का सॉफ्टवेयर है, मेरे पास ईआरपी का भी सॉफ्टवेयर है, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी मैं उसको लॉग इन कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे रिमोट डेस्कटॉप से उसको लॉग इन करना पड़ेगा। याद है मैंने आपको बोला था रिमोट डेस्कटॉप, देखो याद है मैंने बोला था मैं यहां बैठ के दूसरे सर्वर में घुस जाऊंगी। ये देखो, देखो दिखा रहे रिमोट कनेक्शन। रिमोट कनेक्शन मतलब क्या, दिस कंप्यूटर इज एट समवेयर एल्स लोकेशन। देखो अब मैं अगर यहाँ पे पासवर्ड और आईडी करेक्ट डाल दी ना तो मैं घुस जाऊंगी। घुसूं क्या, उसके लिए मुझे पूछना पड़ेगा, रुको मैं पूछती हूँ, 1 सेकंड मुझे टाइम दो। देन व्हाट इज द पासवर्ड, धीरे 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 धीरे। हैंग हो रहा है सॉफ्टवेयर, तो वापस से लॉग आउट करे क्या? इट्स नॉट गेटिंग,
तो होगा कि नहीं अभी? ठीक है, अगेन आई एम कनेक्टिंग इट. हाँ, आईडीज ओके, एडमिनिस्ट्रेटर. पासवर्ड में मैं जा ही नहीं पा रही हूँ ना, ये हैंग कर रहा है सॉफ्टवेयर. ओ, देन what can be done? What option we have? I want to show it to my students. नेट इज ओके ओनली ना, नेटवर्क तो ठीक ही है यहाँ पे. एक बार और ट्राई करते. तो एनी डेस्क से हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा है. इट्स सी इट्स नॉट गेटिंग क्लिक्ड हियर. पासवर्ड ही नहीं टाइप हो रहा है. बट आई विल शो यू, डोंट वरी. इफ नॉट टुडे आई विल शो यू डेफिनेटली द नेक्स्ट डे. एनी डेस्क से हो जाएगा क्या? ठीक है, तो मैं एनी डेस्क का आईडी दे रही हूँ, आप कनेक्ट करके दिखाइए. याद है मैंने आपको और एक फीचर बताया था एनी डेस्क वाला? उसमें मैं क्या बोला था कि मेरा कंप्यूटर जो है कोई और ऑपरेट करेगा, मैं यहाँ टच नहीं करूंगी, आप देखोगे कर्सर वगैरह मूव कर रहा है, तो वो भी अभी देख लो. हाँ, एक बार मैं लास्ट ट्राई कर ले रही हूँ. अच्छा, आई एम गिविंग यू माई एनी डेस्क, यू ट्राई टू कनेक्ट इट ना. नो नो, आप जो है इसमें मेरा आईडी पासवर्ड डाल दो ना, मेरे से डल नहीं रहे. यू ट्राई इट वंस, मे बी इट वर्क्स with your hands. I'm giving you AnyDesk ID password. It has to be downloaded. AnyDesk is also not working. I'm downloading it. पासवर्ड बताना. सर्वर में हम लोग घुस चुके हैं, सर्वर में दूसरे कंप्यूटर में. ठीक है, यस, जस्ट अ सेकेंड. इसमें JSCM Express we have to click. Yes, user code, caps, all the four in caps. Next, just V in caps. Spelling, @ zero, connection attempt lost. ठीक है, छोड़ो, रहने दो. नेक्स्ट दिन दिखाएंगे. अभी बार बार सर्वर जो है लॉस्ट हो जा रहा है. देखो फिर से लॉस्ट हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया. देखते एक बार वापस खुल गया, देखते ट्राई करके. लास्ट कहाँ हो रहा है? नो, आई एम गेटिंग इरिटेटेड आउट ऑफ इट. किस्मत में कैसे नहीं है? क्या बात बोलते हो? देख रहे हो ये जो पासवर्ड है कितना धीरे. देखो, लग रहा है कोई भूत आके उसको इरेज कर दे रहा है. क्या था बताओ तो. यूजर कोड कैप्स में था ना? फिर बताओ, ये बताओ. वो मेरे को पता है, ठीक है. ठीक है, एक चीज तो तुम लोग देख लिया आज कि हम लोग यहाँ पे घुसे हैं. रुको, एक बार वापस ट्राई करते दूसरा में. वेट, कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है. देखो, बहुत अच्छा चीज है ये. मैं आपको पूरा रियल ERP सॉफ्टवेयर दिखा रही हूँ, समझ रहे हो आप? एक लॉजिस्टिक्स. हाँ, क्यों? इंजीनियरिंग के लिए ये लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर है.
तुम क्या बोल रहे हो? मैंने सॉफ्टवेयर बनाया थोड़ी है, मैं तो सॉफ्टवेयर खोल रही हूँ, सॉफ्टवेयर तो कोई और बनाया है। समझ में आ रहा है? ये तो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, लॉजिस्टिक कंपनी का मैं आपको वो ईआरपी सॉफ्टवेयर दिखा रही हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, ईआरपी सोल्यूशन फॉर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, दिखाई दिया? चलो एक बार वापस लास्ट ट्राई कर रही हूँ। अरे बॉम्ब वगैरह नहीं है, क्या बोलते हो तुम लोग? प्रे टू गॉड। खुल गया? The quality of connection is not good, it's showing. ठीक है छोड़ो, मैं आप इसको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी, डोंट वरी फॉर इट। ठीक है, अभी हम लोग कहां तक किए बताओ तो? लास्ट एमआईएस पूरा लिख लिए हैं? ठीक है, ये हम लोग, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। ये हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे, जो एमआईएस कंप्लीट हो जाएगा और पूरा मैं प्रैक्टिकली जो पहले से पासवर्ड वगैरह डाल के रखूंगी, ताकि ये बस आपको क्लास में आके दिखा दे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चलो आज के लिए तक रखते हैं।